हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। जितने भी छात्र कक्षा 10 के हैं और 2025 में बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए आज का वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट साबित होगा। देखिए, आपके सामने खंड अ है जिसमें बहुविकल्पी प्रश्न आपको कराने वाले हैं। तो पहले 20 अंक का बहुविकल्पी प्रश्न कराएंगे, फिर आपके लॉन्ग क्वेश्चन बताएंगे, फिर इसके बाद मानचित्र वाले सवालों को आपको कराएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ निर्देश दिया है, वही दिया है जो आपको बता चुके हैं कि OMR सीट पर उत्तर देना है। अब यहाँ पे देखिए आपके प्रश्न स्टार्ट होते हैं। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न, फ्रांस की क्रांति हुई थी। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, बहुत ज़्यादा ये प्रश्न पूछता है। फ्रांस की क्रांति हुई थी। अब ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़ के ही उत्तर दीजिएगा। 1788, 1789, 1790 और 1787। तो देखिए आप सभी को याद होगा कि जो फ्रांस की क्रांति हुई थी कब हुआ था? 1789 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और OMR सीट रहेगा, उस पर आप इस तरह OMR सीट दिया रहता है। OMR सीट में 4 ऑप्शन, यहाँ पे A, B, C, D लिखा रहेगा। तो जैसे बी वाला ऑप्शन सही है तो बी वाला ऑप्शन को आप क्या कर दीजिएगा, इस तरह भर दीजिएगा। इसी प्रकार से आपको OMR सीट सभी प्रश्नों को करना रहता है। समझ में आ गया होगा ना? तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला देखिए दूसरा नंबर का प्रश्न है कि आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? यानी आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, शरत चंद्र चटर्जी या सुभाष चंद्र बोस। तो ये जो आनंद मठ है किसके द्वारा लिखा गया था? बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए आप, विश्व स्वास्थ्य संगठन जिसे WTO कहते हैं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है 1991 में हुआ था, 1994 में, 1992 या 1995। यहाँ पे देखिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना जो हुआ था 1995 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब डी वाला ऑप्शन सही है। अब आपका अगला प्रश्न, ज्योतिबा फूले ने कौन सी पुस्तक लिखी है? यानी ज्योतिबा फूले के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? ऑप्शन है गुलामगिरी, स्त्री धर्म, अमर जीवन, कथा सागर। देखिए ज्योतिबा फूले के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी बहुत ज़्यादा फेमस था, वो पुस्तक का नाम था गुलामगिरी। तो इस प्रश्न का सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आप सभी को जितने भी 20 बहुविकल्पी प्रश्न कराएंगे, आप 20 बहुविकल्पी प्रश्नों को देखिए। जिस प्रश्न का आंसर आ रहा है तो कमेंट में लिख सकते हैं, और वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न का आंसर करेक्ट हुआ है। ठीक है, अगला देखिए आप, अगला क्या है आपका कि सत्ता के क्षैतिज वितरण से क्या तात्पर्य है? अब ऑप्शन दिया है, सत्ता का संघीय वितरण था, सत्ता का अलगाववादी वितरण था, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका तथा न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा, केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा था। देखिए जो सत्ता के क्षैतिज वितरण था ना, से क्या तात्पर्य? तो उससे तात्पर्य आपका था कि ये जो सत्ता था आपका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? यानी कि आपको बताना है कि कौन सा इसमें से जो है राज्य नहीं है। जैसे मणिपुर ये आपका राज्य है, त्रिपुरा राज्य है, हिमाचल प्रदेश राज्य है, जबकि जम्मू कश्मीर क्या है आपका? केंद्र शासित प्रदेश है। तो ये राज्य नहीं है ना, तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि संघीय राज्य नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो जम्मू कश्मीर आपका संघीय राज्य नहीं है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7वां नंबर का, धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य को किसको कहते हैं? तो ऑप्शन को ध्यान से देख के आंसर दीजिएगा। धर्म का कोई स्थान नहीं होता है, एक राष्ट्र एक धर्म में विश्वास किया जाता है, केवल बहुसंख्यक वर्ग के धर्म को मान्यता मिलता है, सभी धर्मों को समान समझा जाता है। देखिए धर्मनिरपेक्ष का मतलब है क्या हुआ कि सभी, जैसे आपका भारत है उसमें सभी धर्मों को क्या मिलता है? समान अधिकार है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सभी धर्मों को समान समझा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे आपका भारत है, देखेंगे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म है, सभी धर्मों को समान अधिकार भारत में मिला है। तो इसका मतलब हो गया कि सभी धर्मों को समान समझा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 8वां नंबर का। देखिए 8वां नंबर का क्या है आपका, राजनीतिक दलों के सामने कौन सी चुनौतियाँ हैं? अब ऑप्शन है आंतरिक लोकतंत्र का न होना, परिवारवाद, धन और आपराधिक तत्वों का अभाव। देखिए यहाँ पे जो आपका है राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का न होना ये भी चुनौती है,
परिवारवाद का भी चुनौती है, धन और अपराधों तत्वों का भी प्रभाव का भी चुनौती है। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा लोकतंत्र का अवगुण है, यानी लोकतंत्र का अवगुण आपको बताना है कि इसमें से अवगुण यानी दोष कौन सा है। ठीक है, एक गुण होता है, एक अवगुण, अवगुण मतलब दोष। ठीक है, धनी व्यक्तियों को शासन, दलों में व्यक्तिवाद, बहुसंख्यक की प्राथमिकता, इनमें से सभी। तो देखिए इसमें जो हो जाएगा कि जो लोकतंत्र का अवगुण माना जाता है, धनी व्यक्ति का शासन जहाँ पे होगा तो वहाँ पे लोकतंत्र तो होगा नहीं, दलों में व्यक्तिवाद है तभी पे वहाँ पे लोकतंत्र नहीं होगा, बहुसंख्यक की प्राथमिकता है तो वहाँ पे भी लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा, डी वाला। तो लोकतंत्र के जो ये अवगुण है ये सभी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप, 10वां नंबर का है कि संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है, यानी राजभाषा किसको माना गया, हिंदी को, उर्दू को, संस्कृत को या अंग्रेजी को। तो संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी है। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है, यानी कि चूना पत्थर जब बनाना ना तो उसमें कौन सा कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है, एल्युमिनियम, सीमेंट, चीनी, पटसन। इसमें कौन सा होता है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो चूना पत्थर होता है ना उसमें क्या कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, तो सीमेंट प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर का, कर भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई। ठीक है, देखिए ऑप्शन 1991, 1989, 1995 या 1960। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो हुआ था, भारत में आर्थिक उदारीकरण की जो शुरुआत हुई थी वो 1991 में हुआ था। इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। ये प्रश्न आपको कई बार करा चुके हैं कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, यानी लौह अयस्क को किस प्रकार का संसाधन माना जाता है, नवीकरणीय योग्य है, प्रवाह है, जैव है या अनवीकरणीय योग्य है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लौह अयस्क ये बताइए कि पुराने समय से प्रयोग में आ रहा है, एक बार लोहा समाप्त हो जाएगा तो क्या लोहा बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो इसीलिए कौन सा हो जाएगा, अनवीकरणीय योग्य हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अनवीकरणीय योग्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी वाला। लेकिन नवीकरणीय योग्य का मतलब होता है जिसे आप एक बार समाप्त होने के बाद आप बना सकते हैं, तो नवीकरणीय योग्य के अंतर्गत आता है। लेकिन अनवीकरणीय योग्य के अंतर्गत वैसे तत्व आते हैं या वैसे पदार्थ आते हैं जो एक बार समाप्त होने के बाद आप दोबारा उसको नहीं बना सकते हैं। तो लोहा एक बार यदि आपके पूरे देश से खत्म हो जाएगा तो आप दोबारा लोहा को नहीं बना सकते हैं, इसलिए इसे किस कैटेगरी में रखा गया है, अनवीकरणीय योग्य के अंतर्गत रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबे का मुख्य उत्पादक है। तो तांबा सबसे अधिक कहाँ पे आता है, तो ये आता है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ से तांबा सबसे अधिक आता है, कहाँ पे उत्पादन सबसे अधिक होता है, तो वो होता है मध्य प्रदेश में। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, 16 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, यानी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, जैसे मछुआरा, डाकिया, शिक्षक या व्यापारी। तो देखिए जो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, देखिए आप जरूर प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र में कौन कौन सा आता है इसे आप जरूर पढ़ के जाइएगा। एकदम 100% हर साल ये सवाल पूछता है। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, मछुआरा जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था। यह भी बहुत प्रश्न पूछता है कि सूचना का अधिकार 2005, 2010, 1999 या 2001 में तो कब हुआ था। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो सूचना का अधिकार है ना, यहाँ पे देखिए सूचना का अधिकार कब आया था, तो 2005 में। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान व्यवस्थित है, यानी कहाँ पे यह बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश में, इसके अलावा आपका है राजस्थान में, साथ में है पश्चिम बंगाल या उत्तराखंड में। ठीक है, तो यहाँ पे आप बताइए कहाँ पे ये पाया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका होगा, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा इसका सही जवाब डी वाला। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो होता है मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अगला देखिए, कपास की खेती के लिए
निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी उपयुक्त थी? ये सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन, काली मिट्टी, ये तो याद होगा, इसके बारे में कोई बताने की इतनी आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न बहुविकल्पी का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई थी? किस वर्ष में बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक की शुरुआत हुई थी? 1970, 1969, 1979, 1967। ये हुआ था आपका 1970 ईस्वी में। तो बांग्लादेश ग्रामीण बैंक की जो शुरुआत हुआ था 1970 ईस्वी में हुआ था। तो देखिए आपके 20 बहुविकल्पी प्रश्न कराए हैं, आप कमेंट में ये लिखिए कि 20 बहुविकल्पी प्रश्नों में से कितने प्रश्न आपके सही हुए, ठीक है।